23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की और इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना है जरूरी, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की खबर है कांग्रेस में कमजोर। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेरने में जुटी है। दोनों ही ओर से माइंड गेम खेला जा रहा है। एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है, तो दूसरी ओर कमलनाथ बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने की बात कह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर एक दूसरे की घेराबंदी करने में बीजेपी और कांग्रेस के नेता जुटे हैं। अब कोई कमेंट्स नहीं है, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश में कुछ बची नहीं है और जो बड़ी ताकत थी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हमारे साथ आ गए, इसलिए अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि कांग्रेस में बचा ही क्या है, तो दूसरी तरफ कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। अब दोनों नेताओं के दावों में कितना दम है ये वक्त बताएगा, लेकिन उनके इन बयान के मायने जरूर निकाले जा रहे हैं। 2023 के चुनाव से पहले बयानों के जरिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में जुटे हैं, ताकि विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सके। अब कमलनाथ का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने बीजेपी के नेताओं के संपर्क में होने की बात कही है। आज बीजेपी के भी कुछ नेता मुझे मिले, मैंने कहा मैं ओपनली मिलूंगा, ठीक है। जो कांग्रेस में आना चाहते हैं मिले, सबके साथ मिले। बीजेपी के लोग, देखिए विधायकों की कोई कीमत नहीं है कि वो आए जाएं। हाँ, ये बात कि ये विधायक है, ये ज्वाइन कर रहा है, मैं क्या करूंगा। मैं तो जो जमीन के नजदीक है, जो लोगों के नजदीक है, वो लोग का वजन है। अब कमलनाथ के इस दावे पर बीजेपी का जवाब ना आए, भला ये कैसे हो सकता है। बीजेपी नेताओं के संपर्क वाले बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। मैं कमलनाथ जी आपको कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए पीढ़ियां खप गईं अपने पद्धति के विकास के लिए, ये व्यक्तियों पर चलने वाला दल नहीं है, व्यक्तियों के नाम से या परिवारों से चलने वाला दल नहीं है, ये विचार के आधार पर चलने वाला दल है। आप अपने घर को संभाल नहीं पा रहे, भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करिए। कहीं ना कहीं 2023 के चुनाव से पहले प्रदेश में दल बदल की बहस फिर जोर पकड़ रही है। जाहिर है 2020 में दल बदल कांग्रेस के लिए सत्ता से बाहर जाने की वजह बनी थी, लेकिन इस बार कमलनाथ माइंड गेम खेलकर बीजेपी पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की रणनीति को बखूबी समझ रही है और उसने भी कांग्रेस को कड़ा जवाब देने की तैयारी कर रखी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इलेक्शन टुडे में अब वो खबर जिसने सियासी गलियारों में जमकर सुर्खियां बटोरी है, क्योंकि ये खबर राजा की नाराजगी से जुड़ी है। जी हां, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एक बयान को लेकर नाराज हो गए। दरअसल बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने दिग्विजय को पाकिस्तान और उग्रवादियों का दोस्त बता दिया है। अब इस बयान पर दिग्गी राजा अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी इसे सिर्फ मानहानि वाली सियासत बता रही है। राजा जिसको बोलते हैं, दिग्विजय सिंह को जो बोलते हैं, जो ट्विटर राजा को जो बोलते हैं, ये ट्विटर राजा है। और ये ट्विटर राजा ये उसके कैनवास हैं जो खड्डों के सड़क के मुख्यमंत्री रहे, उसके ऊपर ये चेहरा है। इसीलिए अभी ये पाकिस्तान का फ्रेंड हो गया, अभी ये उग्रवादियों का फ्रेंड हो गया। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का ये बयान अब उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान और उग्रवादियों का दोस्त बताने पर दिग्विजय नाराज हो गए। उन्होंने ट्वीट कर मुरलीधर राव पर मानहानि का केस दर्ज करवाने की बात कही। साथ ही मुरलीधर को कोर्ट में जवाब देने के लिए भी तैयार रहने के लिए कहा। यानी दिग्विजय सिंह इस मामले को कोर्ट ले जा सकते हैं। वहीं इस मसले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने भी मुरलीधर राव के आरोपों पर सीधा हमला बोला है। मैं तो दिग्विजय सिंह को ये राय दूंगा कि उनके ऊपर केस चलाएं। ये आज दिग्विजय सिंह की आलोचना, हाँ फर्जी आलोचना, झूठ बोल के कि ये आतंकवादियों के मित्र हैं। 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, लगभग 10 साल प्रदेश के अध्यक्ष रहे।
हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और अब कहते हैं इनकी उग्रवादियों से संबंध है। साबित करें, बोलने के लिए तो अपना मुंह चला लो कि कोई चीज़ बोल लो। भारतीय जनता पार्टी की जबान पर कोई कंट्रोल नहीं है, उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई नियम नहीं है, ना उनके लिए कोई न्यायालय है। जो कुछ भी ये न्यायालय है, ईडी, सीडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस केवल विपक्षी दलों के लिए बची है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हैं। इतनी एजेंसियां, मालिक का आदेश आया वो काम करते हैं। जाहिर है कि दिग्विजय और बीजेपी के बीच की यह दावत काफी पुरानी है। चुनाव के वक्त बीजेपी और दिग्विजय के बीच हमले भी तेज हो जाते हैं। हालांकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं ना, तो ये मानहानि ये सब अब ये विषय बनेंगे और ये विषय बनाने का प्रयास होगा। लेकिन असली परीक्षा हानि और लाभ की तो होगी नवंबर के चुनाव में। जब दिसंबर में परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है। इसलिए अब कांग्रेस को लगता है ये थोथे गेम खेलना, इस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है। वस्तुतः उसकी ज़मीन खिसक चुकी है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हर एक बात बहुत सोच समझ के विचार करके बोलता। अब ये इस तरीके की उनकी प्रवृत्ति पहले से भी रही है और करते ही हैं। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में मानहानि वाली सियासत जोर पकड़ने लगी है। राजनीतिक पंडित तो इसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी जोड़कर देख रहे हैं। जिस तरह राहुल के बयानों के बाद उन पर मानहानि के केस दर्ज हुए, अब कांग्रेस भी उस रणनीति को अपनाते हुए बीजेपी नेताओं को घेर रही है ताकि चुनाव से पहले मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में आपको लिए चलते हैं डबरा विधानसभा सीट। कभी बीजेपी का गढ़ रही इस सीट पर अब 2008 से कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। 2018 में कांग्रेस से इमरती देवी चुनाव जीती तो 2020 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के सुरेश राजे ने जीतकर कब्जा बरकरार रखा। लेकिन अब यहां के सियासी समीकरण बदल चुके हैं, तस्वीर बदल चुकी है और मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए समझते हैं डबरा का सियासी समीकरण। डबरा विधानसभा ग्वालियर जिले की इस सीट पर सियासत जितनी दिलचस्प है उतनी शायद कहीं और ना हो। ये समझने के लिए चलते हैं इतिहास के पन्नों में। एक समय ये सीट बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी। बीजेपी के कद्दावर नेता और प्रदेश सरकार में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस सीट से 1990, 1998 और 2003 में कमान संभाल चुके हैं। लेकिन समीकरण बदले 2008 में जब ये सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हो गई तो कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया और बीजेपी के मजबूत किले पर कांग्रेस की बेबाक नेता इमरती देवी ने सेंध लगाई। अपने अलहदा अंदाज के लिए जाने जाने वाली इमरती देवी ने इस सीट से 2013 और 2018 में जीतकर कांग्रेस का झंडा ऊंचा किया। लेकिन समीकरण एक बार फिर बदले जब 2020 में कमलनाथ सरकार गिरी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की समर्थक इमरती देवी ने भी बीजेपी का दामन थामा। लेकिन 2020 उपचुनाव में हार का सामना उन्हें करना पड़ा। अब 2023 में इमरती देवी सीट पर मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं और बीजेपी की जीत का दावा भी कर रही हैं। जनता के सामने कोई नहीं टिकेगा। मेरा चुनाव जनता लड़ेगी, कोई भी सामने होगा मेरी जनता उसको पछाड़े। शिवराज सिंह चौहान जी ने और सिंधिया जी ने मुझे पूरे जो मैंने वादे किए थे, चाहे मैंने पुल का वादा, श्यामरी के पुल का वादा किया हो, चाहे मारातनगढ़ परियोजना नहर का वादा किया हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय का किया हो, चाहे 100 बिस्तर के अस्पताल का करा हो, ऐसे कई रोड हैं जो डमरीकरण कराए हैं। सारे रोड पूरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाए हैं। जो हमने मांगा था वो मुझे पूरा मिला है। पूरे क्षेत्र में विकास चल रहा है और अच्छे से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 2020 के उपचुनाव ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी यहाँ समीकरण बदले। कांग्रेस का जिताऊ चेहरा इमरती देवी बीजेपी में शामिल हुई तो बीजेपी के प्रत्याशी रहे सुरेश राजे ने हाथ का साथ अपना लिया और उपचुनाव में करीब 7,500 वोटों से जीत दर्ज की। अब एक बार फिर विधायक सुरेश राजे जीत दोहराने के संकल्प के साथ 2023 के रण में उतरने को तैयार हैं और कांग्रेस के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन जनता का जिस तरह का रुझान है, जिस तरह का स्नेह प्यार जनता का मिल रहा है और कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी का उत्साहित है, पूरी तरह चुनावी मूड में है, चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव जब आएगा तब आएगा, लेकिन हमारी तैयारी
चुनावी रोज है। इस बार जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम विकास की गंगा इस क्षेत्र में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। जो एक लंबे अंतराल से अवरुद्ध है, डबरा अछूता है विकास से। विकास के नाम पर कुछ छोटी मोटी योजनाओं की भले हम बात कर लें, लेकिन कोई बड़ी योजना, बड़ा काम दुर्भाग्य रहा डबरा का, यहाँ डबरा को मिल नहीं पाया, बड़ी सौगात मिली नहीं। क्षेत्र में दलित, ब्राह्मण, रावत, कुशवाहा और साहू समाज के वोटर हैं जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साथ ही बघेल, गुर्जर, सेन समाज, परिहार और आदिवासी समाज भी चुनाव को काफी हद तक प्रभावित करता है। लेकिन इस सब के बाद भी यहाँ की जनता विकास का मुंह दशकों से ताक रही है, पर आज भी उससे मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं है। सड़क, पानी, साफ सफाई के लिए अब के इंतजाम नाकाफी नजर आते हैं, तो रेत उत्खनन का मुद्दा भी अक्सर गूंजता है। ये समस्या ये है कि पूरी गली की बैंड बजी पड़ी है, जहाँ कोई देख रेख नहीं है, कोई मतलब सब आप खुद देखो, यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं निकल पा रहे, कार नहीं निकल पा रहे, कोई ध्यान नहीं देता। बता जो साफ करने वाला आता है बंदा, उसको पता है, वही तो बोल सकता है ना अपने सीनियर से। वो भी सीनियर भी आके जा चुका है यहाँ से, लेकिन कोई समझ पाया ही नहीं है। रोजगार को लेकर बहुत स्थिति खराब है। हमारे यहाँ कोई धंधा पानी नहीं है, ना कोई यहाँ पर व्यवसाय है, मजदूर वर्ग के लिए कोई काम वाम नहीं है। आम जनता होने के नाते हम अपने वरिष्ठ नेताओं से ये उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र है ना नगर पालिका का और डबरा का विकास के गति देने का काम करें, जिससे हमारी जनता लाभान्वित हो सके। डबरा सीट की जनता ने जिस पर भरोसा किया उसे कई मौके देकर तख्त तक पहुंचाया। इस बार वोटर्स किस पर भरोसा करेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 2023 में दावेदारी की होड़ इस चुनाव में भी मुकाबले को दिलचस्प बनाएगी। मनीष चौबे, बंसल न्यूज, डबरा। चलिए अब डबरा की इस सीट का सियासी इतिहास भी समझ लेते हैं। ग्वालियर जिले की चर्चित सीट में शुमार है डबरा, जहां से फिलहाल कांग्रेस के सुरेश राजे मौजूदा विधायक हैं। यह सीट कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी। नरोत्तम मिश्रा 3 बार डबरा से विधायक रहे। 1990, 1998 और 2003 में यहां से नरोत्तम मिश्रा की जीत हुई। 2008 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई यह सीट। फिर 2008 के बाद से सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाना शुरू किया। 2008, 2013 और 2018 में यहां से इमरती देवी की जीत हुई। वहीं 2020 के उपचुनाव में जरूर यहां पर इमरती देवी चुनाव में लड़ी, लेकिन बीजेपी की सीट से। उपचुनाव में बीजेपी से इमरती देवी ने चुनाव लड़ा और उपचुनाव में कांग्रेस के सुरेश राजे ने जीत हासिल की। मध्य प्रदेश के लिए यह चुनावी साल है और ऐसे में बाबाओं की कथाओं से सियासी पार्टियां चुनावी वैतरणी पार लगाने की तैयारी में हैं। दोनों सियासी दल भक्तों को साधने में जुटे हैं। तो हार्ड हिंदुत्व से लेकर देश के मुद्दों पर टिप्पणी से सियासत गरमाने लगी है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में इन दिनों सबसे ज्यादा डिमांड पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित प्रदीप मिश्रा, जया किशोरी और देवकी नंदन ठाकुर की है, जिनसे हर एक नेता एक बार अपने विधानसभा क्षेत्र में कथा जरूर कराना चाहता है। बड़ी बात यह है कि इनमें से कुछ संतों के पंडाल में तो हिंदुत्व से लेकर हर उस मुद्दे पर बात होती है जिसकी चर्चा बीजेपी भी करती रही है। हालांकि पार्टी का कहना है कि कथा को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आप इसको कांग्रेस और बीजेपी की दृष्टि से देखिए मत। जो सनातन धर्म का सम्मान करता है और वो इस प्रकार की परंपराओं में लगा रहता है, वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, इसलिए इसको कांग्रेस और बीजेपी की दृष्टि से मत देखिए। जो भी सनातन धर्म का सम्मान करेगा जय, वह तो यहाँ आता ही है, इसलिए इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए मुझे। कथा कराने में बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी कतार में है। जबलपुर में तरुण भनोट पहले ही कथा करा चुके हैं, लेकिन जिन कथावाचक की सबसे ज्यादा डिमांड है उनका नाम आते ही कांग्रेस को इनकी कथा के पीछे कुछ और दिखने लगता है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर भागवत कथाएं होती हैं, हम लोग भी कराते हैं, हमने भी कराई हैं, तो कभी हम उसका प्रचार प्रसार नहीं करते। और ये कोई बाबा मावा नहीं है,
ये आरएसएस के चेले हैं और आरएसएस के षड्यंत्र के पूरे प्रदेश को लूटने ठगने के लिए निकले हुए हैं। लाखों करोड़ों रुपए कथाओं के माध्यम से कमा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है। और अंत में मैं उसको संत महात्मा बिल्कुल नहीं मानता जो आदमी राजनीतिक बात करे। बीते कुछ सालों में हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर खुलकर बातें हुई हैं, लेकिन नेताओं के अलावा संत बाबा ये कहने लगे तो इसका प्रभाव सीधा जनसामान्य पर पड़ता है। जाहिर है ऐसे में नेता अपना नफा नुकसान जरूर देखेंगे। कथा के पीछे किसी का राजनीतिक मतलब होगा ये हम नहीं कह रहे, लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चल रही कथाएं और कथा का वाचन करने वाले महाराज के लिए लंबी कतारें तो यही कहती है कि इसके पीछे राजनीति है। और इसीलिए कई बार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने भी आ जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही, क्या कथाओं के जरिए 2023 और 24 की नैया पार होगी? नागिन के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। और चलिए अब बोले तो नेताजी में मिलिए सियासत के हॉट सेंटर बने छिंदवाड़ा की चौरई सीट से विधायक सुजीत मेर सिंह चौधरी से। सुजीत कांग्रेस से विधायक हैं और पीसीसी चीफ कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। 2018 में 13,000 वोटों से जीते सुजीत चौधरी एक बार फिर तैयारी में है। वहीं 2023 को लेकर उनका दावा क्या है और किस मुद्दे के साथ वो मैदान में उतरने वाले हैं, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में छिंदवाड़ा का अपना ही सियासी मिजाज रहा है। छिंदवाड़ा जिले की विधानसभा चौरई एक महत्वपूर्ण विधानसभा में है। इस वक्त हमारे साथ चौरई विधायक सुजीत जी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सुजीत जी, आपका बंसल न्यूज में स्वागत है। आने वाला विधानसभा चुनाव बिल्कुल निकट है, क्या वातावरण आपको लग रहा है? जिस प्रकार से हमारे चौरई विधानसभा क्षेत्र का माहौल है, तो मैं तो लगातार संपर्क में हूँ लोगों के। पूरे क्षेत्र में एक ही उद्देश्य, एक ही मिशन है कि अब माननीय कमलनाथ जी को हमें मुख्यमंत्री बनाना है। साथ में जो बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने पिछले चुनाव में घोषणा किए थे, 1-1.5 साल के शासनकाल में माननीय कमलनाथ जी ने उसको काफी पूरा करने की कोशिश की। जो रह गई थी, कम समय मिला, उनको हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उन्हें पूरा करेंगे ताकि जनता को इसकी सुविधाएं या मूलभूत सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हो सके। चौरई विधानसभा जो है वो ग्रामीण विधानसभा है, कृषि आधारित विधानसभा है। चारों तरफ जो हरियाली हमें दिखाई देती है, उन्नत किसान दिखते हैं। इनकी समस्याओं को लेकर क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी? सबसे बड़ी बात देखिए, मुख्य बात जो है हमारे यहाँ माचागोरा डैम है और निश्चित रूप से माचागोरा डैम बनने के बाद हमारे क्षेत्र में हरियाली आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय कमलनाथ जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और आज काफी हद तक वो हो चुका है। विगत वर्षों में माचागोरा डैम में जो निर्माण कार्य चल रहे थे वो बहुत धीमी गति से चल रहे थे। जैसे ही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, हमने पहल की और उन कार्यों में, जैसे नहर के चौड़ीकरण का कार्य है, नहर के पक्कीकरण का कार्य है, नहर के दुरुस्तीकरण का कार्य है, उन कार्यों में हमने तेजी लाने का प्रयास किया, जिससे सिंचाई का रकबा बढ़ा। माचागोरा डैम बना, जिससे क्षेत्र में हरियाली आई, किसानों को पानी मिला, लेकिन पुनर्वास जो गांव डूबे हैं आज भी बदहाली में है, उनको लेकर क्या प्रयास आप कर रहे हैं? ये सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। मैं लगातार उन गांवों में जाता हूं। मैंने देखा हूं कि जैसे एक उदाहरण बताया मैंने अभी कि डैम के पास में है पर पेयजल की उनको व्यवस्था नहीं है। जैसे एक गांव का उदाहरण बताऊं मैं, धनोरा बारह बरियारी। मैंने उस समय जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो माननीय सुखदेव पासे जी मंत्री थे, तो वहां पर समूह नल जल योजना के माध्यम से मैंने वहां पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराया। तो ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जिनमें अभी बदहाली की स्थिति में है। हमारा अभी भी लगातार प्रयास रहता है, परंतु क्योंकि अब शासन हमारा नहीं है और खास करके हमारे छिंदवाड़ा जिला के साथ में इस प्रकार का हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये बात सही है कि अभी वो पूरी तरह से अपनी सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही। ये थे चौरई विधायक सुजीत चौधरी जी, जिनका साफ कहना है कि आने वाले चुनाव में एकमात्र मुद्दा छिंदवाड़ा जिले में रहेगा और चौरई विधानसभा में रहेगा, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, जिसको लेकर वो सतत काम कर रहे हैं, विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और माचागोरा डैम के पुनर्वास विस्थापितों के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। और अब बारी है चुनावी जायके की। ग्वालियर की गलियों में है खास नाश्ते की दुकान, जहां दिव्यांग काम करते हैं। यहां इशारों में ऑर्डर दिया जाता है और इशारों में कस्टमर तक ऑर्डर पहुंच भी जाता है। चलिए इस खास दुकान से लेते हैं चुनाव जायका। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी जायका में इस समय हम नाश्ता की दुकान पर खड़े हुए हैं और ये नाश्ता की जो दुकान है वो अपने आप में एक अलग दुकान है, क्योंकि यहाँ पर जो काम करने वाले 5 दिव्यांग लोग हैं
जिनकी वजह से ये दुकान चल रही है, उनको रोजगार भी मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो बढ़ई है वो बनाई जा रही हैं और साथ में ही जो नाश्ते का काम है वो चल रहा है। और जो यहाँ पर काम करने वाले हैं वो इशारों में बात करते हैं। ग्राहक जब सामान लेने आता है तो पहले इशारों में बात करते हैं और उसके बाद ग्राहकों तक नाश्ता पहुँचता है। दुकान संचालक, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, भैया कब से चला रहे हो? अपना होगा 10-12 साल सर। क्या विशेषता है दुकान की? कौन लोग यहाँ पर काम, कैसे लोग? अपने यहाँ सर सब गूंगे बहरे व्यक्ति हैं, बगैर बोलने वाले बच्चे काम करते हैं, मुखबरित। अच्छा, सरकार कैसा काम कर रही है, बीजेपी या कांग्रेस, कौन सही काम कर रही है? बीजेपी अपने यहाँ तो सही काम कर रही है, रोड वगैरह का सब ध्यान रखती है। अच्छा, योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप? हाँ, सब लाभ मिल रहा है सब योजनाओं का। भैया, बीजेपी या कांग्रेस सरकार, कौन सी सरकार अच्छा काम करती है? सर बीजेपी सरकार अभी लगभग अच्छा ही काम कर रही है और आशा भी करते हैं कि बीजेपी आगे बढ़ सकेगी। अच्छा, 2023 का चुनाव आने वाला है, कैसे देखते हो, क्या विकास बीजेपी ने किया है जिसके आधार पर आप दोबारा से वोट करें? विकास का तो सर ये है कि कई युवाओं के लिए रोजगार भी है। यहाँ की जो अपने ग्वालियर क्षेत्र में जो चल रहा है, पुल का निर्माण, चैम्बरों का, ये सब कुछ, मतलब सफाई अभियान इतना चल रहा है कि डिजिटल इंडिया बनवा रहे हैं बीजेपी के राज में, कांग्रेस के राज में नहीं हुआ रहा। कुछ और भी लोग हैं। भैया, किस तरह से देखते हैं आप युवाओं के लिए सरकार काम कर रही है? सही काम कर रही है सरकार, अच्छा काम कर रही है। ग्वालियर में विकास के काम हुए? हाँ, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। कौन सी विधानसभा? मैं वार्ड नंबर 4 से हूँ। अच्छा काम हो रहा है उधर। आने वाले चुनाव में कांग्रेस भारी पड़ेगी कि बीजेपी? बीजेपी भारी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो लोग हैं उनका कहना है कि बीजेपी है वो लगातार विकास के काम ग्वालियर में कर रही है और इस बार जो चुनाव होना है विकास के नाम पर ही चुनाव होना है, क्योंकि बीजेपी ने ग्वालियर में काफ़ी विकास के काम किए हैं। इसीलिए जनता का मूड एक बार फिर बीजेपी को चुनाव में जिताने का है। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और अब बारी है जन का मन टटोलने की। बंसल न्यूज की टीम पहुंची भेरुंदा, जो कल तक नसरुल्लागंज के नाम से जाना जाता था। हमने यहां लोगों से बात की और जाना कि इस ऐतिहासिक बदलाव के क्षेत्र की जनता चुनावी लिहाज से कैसे देखती है। तो आज जब ये वापस भेरुंदा हुआ तो हमको अकाट्य खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है और इसका फायदा आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। फिर से शिवराज भैया हमारे बुधनी विधानसभा क्षेत्र से लाखों वोटों से जीत के आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया और अच्छा कार्यक्रम किया। ये नाम जो भेरुंदा रखा, भेरू बाबा का नाम जी पहले से ही था और फायदा भी मिलेगा, लाभ भी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद के पात्र हैं। इन्होंने 160 साल पुराने कलंक को खत्म करके वापस पुरातन नाम भेरुंदा रखा। एक गुलामी के प्रतीक के रूप में नसरुल्लागंज नाम था, हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई थी। आज उसको वापिस जो है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने उसको स्थापित किया है। इसके लिए उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं और निश्चित रूप से पार्टी के लिए भी एक ये वरदान साबित होगा। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।